तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है फिजिक्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या अंतर है। भाई, इंद्रधनुष क्या होता है? वर्षा के तुरंत बाद आपको आसमान में रंगीन एक धारियाँ दिखाई देती है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। एक रंगीन धारियाँ देखिएगा तो ऊपर में इसमें बहुत लाल रहता है और नीचे आपको बैगनी दिखेगा। ये होता है आपका प्राथमिक इंद्रधनुष, और इसी के ऊपर में हल्का फीका टाइप का नीचे में लाल रहता है और ऊपर में दिखता है बैगनी। ये पूरा स्पष्ट दिखता भी नहीं है। ये होता है आपका द्वितीयक इंद्रधनुष। तो दोनों में क्या अंतर होगा? प्राथमिक इंद्रधनुष जो है वो एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण बनता है, और जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष जो है वो 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से बनता है। प्राथमिक इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं, द्वितीयक के नहीं देते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल ऊपर रहता है, बैगनी नीचे, जबकि द्वितीयक में लाल नीचे रहता है और बैगनी ऊपर। अब दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिघात और प्रतिबाधा को समझाएं। तो LCR परिपथ में, LCR परिपथ का मतलब हुआ कि एगो मान लीजिए क्या है, परिपथ है, जैम कुंडली भी है, संधारित्र भी है और प्रतिरोध भी है। तो कुंडली को हम लोग L कहते हैं, संधारित्र को C और प्रतिरोध को R। और ये जिससे जुड़ा है उसको हम लोग मान लो ये है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ ये हो गया। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या है? कुंडली भी है, संधारित्र भी है और प्रतिरोध भी है। तो कुंडली का कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा, संधारित्र का कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा, और कुछ न कुछ प्रतिरोध का भी है कि नहीं? तो एक तो हो गया इस तीनों का अलग अलग प्रतिरोध। तो तीनों का अलग अलग प्रतिरोध उसका प्रतिघात कहलाता है, प्रतिघात। और तीनों के प्रतिरोध का जो सम्मिलित रूप है उसे हम लोग Z से दिखाते हैं, और Z जो होता है Z कहलाता है प्रतिबाधा। Z कौन सी कहलाता है? प्रतिबाधा। एक और बात याद रखिएगा, ओम के प्रतिरोध यानी कि क्या, ये जो R है इसको हम लोग ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, ओमीय प्रतिरोध। और किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुल प्रतिबाधा, इसका जो अनुपात होता है इसे हम लोग शक्ति गुणांक कहते हैं, और इसे cos फाई से सूचित किया जाता है। ये क्या होता है? शक्ति गुणांक। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा आपसे शक्ति गुणांक क्या है तो कहिएगा LCR परिपथ में ओमीय प्रतिरोध एवं प्रतिबाधा के अनुपात को हम लोग शक्ति गुणांक कहते हैं। पूछेगा आपसे प्रतिघात क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, तो कहिएगा LCR परिपथ में कुंडली, संधारित्र अथवा ओमीय प्रतिरोध के अलग अलग प्रतिरोध को ही हम लोग प्रतिघात कहते हैं। तो उसी को और भी भाषा में सजा के लिख सकते हैं, जो कि लिख दिया है मैंने। LCR परिपथ में कुंडली, संधारित्र या प्रतिरोध के द्वारा जो अलग अलग धारा प्रवाह में अवरोध उत्पन्न की जाती है उसे प्रतिघात कहते हैं, अलग अलग। जबकि तीनों के एक साथ मिलने से जो अवरोध होती है उसे कहते हैं प्रतिबाधा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीकरण और माउस के नियम बताएं। तो ये तो हम बताएं, ध्रुवीकरण का मतलब है अध्रुवित प्रकाश को जब ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है तो उसे ध्रुवीकरण कहते हैं। माउस के नियम के अनुसार I=I0 cos स्क्वायर थीटा होता है, जहां I होता है अध्रुवित प्रकाश का क्या, तीव्रता, जहां I होता है विश्लेषण से प्राप्त प्रकाश की तीव्रता, और I0 जो होता है वो होता है अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, और थीटा होता है विश्लेषक और ध्रुवित तल के बीच का जो कोण है वो। तो इसी को वैसे ऑलरेडी हमने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में लिखा है, देखिए यहीं पे लिखा है। थीटा क्या है? ध्रुवीकरण तल और विश्लेषक के बीच का कोण। बाकी यही वाला है माउस का नियम, तो अच्छे से देख लीजिएगा, ये वही टॉपिक है। चलिए, अब अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो यहाँ शुरू होता है। अब है लॉरेंज बल क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक सेकंड, देखिए, कोई आवेश है, इसे अगर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं
तब इस पर जो बल लगता है वो होता है QVB। और इसी को अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तब इस पर जो बल लगता है वो होता है Q×E। तो यदि किसी आवेश को गतिशील करा के ऐसे क्षेत्र में रखा जाए जहाँ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों है, तब उस पर जितना टोटल बल लगता है, मान लीजिए ये F1 है, F2 है, तो F1 प्लस F2, तो तब जो टोटल बल लगता है उसी को हम लोग कहते हैं लॉरेंज बल। क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। यहाँ होता है Ft इक्वल टू, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? F1 के जगह पे अब मान लीजिए यहाँ से जो है, यहाँ से Q कॉमन करिएगा तो V×B और प्लस का क्या हो जाएगा? E। यहाँ से E आ जाएगा, यहाँ से ये दोनों क्रॉस में है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं लॉरेंज बल का सूत्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिघात AC परिपथ में। अच्छा, तो प्रतिघात और प्रतिबाधा तो बता दिए हैं, ध्रुवीकरण भी हो गया। धारा घनत्व तो क्या होता है? तो धारा घनत्व को हम लोग J से सूचित करते हैं। J बराबर होता है I/A, यानी विद्युत धारा एवं क्षेत्रफल सदिश के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? धारा घनत्व। धारा घनत्व जो है एक क्या होता है? धारा घनत्व एक सदिश राशि होता है। धारा घनत्व एक सदिश राशि होता है। धारा घनत्व के बारे में याद रखिएगा, सदिश राशि। SI मात्रक हो जाएगा एम्पियर/मीटर स्क्वायर, तो ये भी याद रख लीजिएगा। बाकी पूछता है कि धारा घनत्व का जो है अनुगमन वेग के साथ क्या संबंध है? तो ये होता है NEVD, जहाँ VD क्या है? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? EM/टाउ। ऐसे होता है इसका सूत्र, VD इक्वल टू स्मॉल E M टाउ। अब ये होता क्या है VD? तो देखिए, कोई भी चालक है तो चालक में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करता है ताकि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसी औसत वेग को हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग। इतना लिख के ये वाला फॉर्मूला लिख दीजिएगा। तो अनुगमन वेग अगर पूछा होगा, देख लीजिए, कहिएगा किसी चालक में जिस औसत वेग से इलेक्ट्रॉन गति करता है तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे ही अनुगमन वेग कहते हैं। और नीचे फॉर्मूला लिख लीजिएगा। अनुगमन वेग को VD से सूचित किया जाता है। VD इक्वल टू स्मॉल E इंटू कैपिटल E। स्मॉल E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, कैपिटल E है विद्युत क्षेत्र, M है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और T है विश्रांति काल। कि इलेक्ट्रॉन जाता है तो टकराते रहता है, तो दो टक्कर के बीच जो समय लगता है उसे विश्रांति काल कहते हैं। फिलहाल धारा घनत्व पूछेगा तो धारा घनत्व का परिभाषा, और पूछेगा इसका VD के साथ क्या संबंध है तो बता दीजिएगा। यह N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E है इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है पृथ्वी के चुंबकीय तत्व। तो चलिए इसको यहीं पे समझते हैं। देखिए, पृथ्वी जो है इसको अगर बीचों बीच काटिएगा तो ये हो गया क्षैतिज याम्योत्तर। याम्योत्तर का मतलब होता है रेखा। और इसको अगर ऊपर से सीधे काटिएगा तो ये हो गया उदग्र या फिर ऊर्ध्वाधर याम्योत्तर। ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी का जो चुंबकीय अक्ष है वो कुछ इस तरह से थोड़ा सा झुका होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष का क्षैतिज अक्ष के साथ जो कोण बनता है, यानी क्षैतिज याम्योत्तर के साथ जो कोण बनता है, इसे हम लोग कहते हैं नमन कोण। और जो उदग्र के साथ कोण बनता है, देखिए ये है चुंबकीय, इसका उदग्र के साथ जो कोण बनता है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। क्षैतिज के साथ ये कोण बना ना, तो ये वाला कोण हुआ नमन कोण। और उदग्र के साथ थोड़ा सा ही बनेगा, इतना छोटा सा बनेगा। उदग्र के साथ जो कोण बना उसको हम लोग कहेंगे नति कोण। ठीक है। तो क्षैतिज के साथ जो कोण बना ये हुआ नमन कोण, और उदग्र के साथ इसका जो कोण बना वो हुआ नति कोण। अब इसी को अगर मान लीजिए नमन कोण को अगर नापा गया, उसमें कुछ त्रुटि हो गया, तो वही कहता है कि त्रुटि सहित मापा गया जो नमन कोण होता है उसे ही आभासी नमन कोण कहते हैं। वैसे ही त्रुटि सहित मापा गया जो नति कोण होता है उसे ही आभासी नति कोण कहेंगे। तो ये हो गया पृथ्वी का चुंबकीय तत्व, जो कि 2 मार्क्स में पूछेगा तो विद फिगर आपको बता देना है, मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है लेंस की
नेक्स्ट है लेंस की शक्ति से आप क्या समझते हैं। तो भाई तो सबको पता है लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की शक्ति कहते हैं। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। अब दो पतले लेंस अगर संपर्क में हो और उनका फोकस दूरी f1 और f2 हो तो उनका जो समतुल्य फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, 1/f = 1/f1 + f2। इसलिए उनका समतुल्य जो क्या होगा, लेंस का क्षमता होगा वो होगा P = P1 + P2, जहाँ P1 पहला का लेंस का क्षमता है और P2 दूसरे लेंस का क्षमता है। आप पूछ रहा है भैया पासचन श्रेणी क्या है, तो आपको पता है पासचन श्रेणी क्या है, लाइमन बामर पासचन, ये तीसरे नंबर पे आता है। तो तीसरे नंबर पे आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके जो वैद्युत चुंबकीय तरंग होंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंग का जो तरंग दैर्घ्य होगा उसका सूत्र ऐसे लिखेंगे, जहाँ r रीडवर्ग नियतांक है, इसका मानो आपको बताए थे 1.097 × 10⁻⁻7 मीटर इन्वर्स है कि नहीं। तो ये वाला भी याद, सॉरी -7 कर रहे हैं, 7 मीटर इन्वर्स है, ये भी आपको याद कर लेना है। अब बाकी पासचन श्रेणी क्या होगा, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऐसी श्रेणी जिसमें जो तब बनती है जब कोई इलेक्ट्रॉन चौथे, पाँचवें या छठे या फिर उससे ऊपर वाले कक्षा से तीसरे कक्षा में कूदता है। अब शक्ति गुणांक क्या है, तो शक्ति गुणांक हम आपको बता दिए कि भाई ओमीय प्रतिरोध पर LCR परिपथ में ओमीय प्रतिरोध और प्रतिबाधा के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक। एक आता है वाटहीन धारा क्या है, तो वाट मतलब होता है शक्ति, हीन मने नहीं, यानी शक्ति का क्षय ही नहीं हुआ। यानी AC सर्किट यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब धारा तो प्रवाहित हो रही है लेकिन औसत शक्ति व्यय यानी शक्ति का खर्च जो है वो शून्य हो रहा है, तो उस प्रकार के धारा को ही हम लोग कहते हैं वाटहीन धारा। अब है बोर की कमी, तो बोर परमाणु मॉडल के बहुत सारे कमी हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। पहला कमी है कि इसने कहा वृत्ताकार कक्षा होता है, जो कि नहीं होता है। दूसरा, इसने MVR = NH/2π कैसे सिद्ध किया, ये जो है मतलब बोला लेकिन इसको सिद्ध नहीं कर पाया। तीसरा, स्टॉक प्रभाव भी इसकी कमी रही। स्टॉक प्रभाव बताता है कि भाई विद्युत क्षेत्र में अगर क्या करें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ले जाएं तो उसकी श्रेणियां बहुत अधिक महीन महीन रेखाओं से बनी है, जिसके बारे में उसने नहीं बोला। जीमेन प्रभाव भी इसी तरह का, वो कहता है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में फिर से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ले जाएं तो फिर उसकी जो रेखाएं हैं वो और अधिक महीन क्या होगी, रेखाओं से बनी होगी, जिसका कि व्याख्या ये नहीं कर पाए, तो इनका ये दोष बन गया है कि नहीं। उसके बाद है विद्युत फ्लक्स, तो किसी सतह से होकर लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही कहते हैं विद्युत फ्लक्स। इसका फार्मूला होता है फाई = EA cos θ। फाई बराबर क्या हो जाता है, EA cos θ। अब यहाँ पर है एम्पियर का परिपथीय नियम, तो क्या कहेंगे, किसी बंद परिपथ में या फिर किसी बंद परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समीकरण। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है, इसका रेखीय यानी DL, असमाकलन मतलब अब बंद है इसलिए 0 दिए, इसका मतलब हुआ बंद समाकलन अगर करते हैं तो उस वाले परिपथ में मौजूद विद्युत धारा के μ0 गुना के जो मान है वो इसके बराबर होते हैं। इसीलिए कहते हैं किसी बंद परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन बंद धारा का μ0 गुना होता है, अर्थात समाकलन B.dl = I μ0। ठीक है ना। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है www क्या है, तो आपको पता है ये सब बहुत सारा वेबसाइट में लगा रहता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक मतलब इंटरनेट का एक ऐसा स्थान जो पूरी दुनिया के लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसी को कहते हैं WWE। उसके बाद पूछेगा फैक्स क्या है, तो देखिए कोई दस्तावेज है, दस्तावेज को जो है ये विद्युतीय माध्यम से क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह भेजता है। कैसे भेजता है, तो कागज़ को स्कैन कर लेगा और ब्लैक और वाइट डॉट्स बनाएगा। इसी डॉट्स के बनने के कारण ऑडियो जनरेट होता है, जो कि दूसरे वाले
इसी तरह के मशीन में क्या होता है जाता है जो फैक्स जनरेट करने वाला होता है, वो उसको अडॉप्ट करता है। तो यहाँ से जो नई मशीन है, इसका ऑडियो अगर दूसरे मशीन में गया तो उसके ऑडियो से ये जो कागज़ देख के कोड बनाया था, उस कोड के ऑडियो से वो इसी तरह का कागज़ बना देता है। तो मेन बात है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्स कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अब है कार्बन का कलर कोड क्या है। तो कार्बन प्रतिरोध में जो है रंगों, बहुत सारे रंगों की क्या होती है, धारियाँ होती है, जिसमें मुख्य रूप से 4 गो देखने को मिलेगा, 3 गो एक साइड और एक साइड। तो इससे क्या करते हैं हम लोग, प्रतिरोध के मान को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो अलग अलग धारियाँ होती है उसके लिए अलग अलग रंग का जो क्या होता है, कोड होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन का रंग कोड या फिर कलर कोड। काला का 0 होता है, श्वेत का 9 होता है, भूरा का 1, पीला का 4 होता है, जो कि पूछा भी है और पूछ भी सकता है, देख लीजिएगा। हरा मतलब हरियाली देख कर नाचता है, तो नाच यानी 5। ऐसे करके आप जो भी ट्रिक आजमाना चाहें आजमा सकते हैं। उसके बाद है विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो ऐसा तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों पाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग। अब इसमें विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र जो होते हैं दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये एक प्रकार के अनुप्रस्थ तरंग होते हैं और ये निर्वात में भी चल सकते हैं। जैसे कि प्रकाश भी एक तरह का क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग, और ये निर्वात में भी चलता है। चाल भी हम लोग को पता है, जितना भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है सब इसी चाल से चलता है। अब यहाँ पर है प्रतिरोधकता। तो भाई हम लोग प्रतिरोध पढ़ चुके हैं। प्रतिरोध के बारे में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, रो एल बटा ए। तो यहाँ जो रो आया यही तो है प्रतिरोधकता। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा आर ए बटा एल। यानी कि किसी ऐसे चालक का जिसकी लंबाई एक इकाई हो, जिसकी लंबाई यानी कि ऐसे कहेंगे, इकाई लंबाई एवं इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के किसी चालक के प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। कि ये दोनों का मान 1 होगा तो उसका प्रतिरोध ही क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता। यह ताप पर निर्भर करता है और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। उसके बाद है परावैद्युत शक्ति क्या है। तो किसी पदार्थ की ऐसी क्षमता जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र को सहने की क्षमता रखता है। यानी किसी पदार्थ के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सहने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युत शक्ति कहते हैं। अब दूसरा है आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता का ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, ये दोनों तो एक दूसरे से ही बना है। कहिएगा क्या कि हवा में 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल और किसी माध्यम में उन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल का अनुपात उस माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहलाता है। फॉर्मूला यही लिख दीजिएगा। हवा का आपेक्षिक वैद्युतशीलता पूछेगा तो आंसर करिएगा 1, जल का पूछेगा तो 80, धातु का पूछेगा तो अनंत। ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको क्या कर लेना है, देख लेना है एक बार ध्यान से। उसके बाद है तरंग संचरण। छोटा सा टॉपिक है, समझ लीजिए। देखिए होता क्या है ना कि इन्फॉर्मेशन को हम लोग मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक भेज रहे हैं, तो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत नीचे नीचे जाते हैं, कुछ इससे थोड़े ऊपर ऊपर जाते हैं और कुछ इससे भी ऊपर जाते हैं। तो देखिए इसको तीनों को हम लोग समझते हैं। ऐसा देखिए ये तीनों ही तरंग संचरण का क्या है, विधि है। तो कहेंगे तरंग संचरण की ऐसी विधि जिसमें तरंगें पृथ्वी की सतह को फॉलो करते हुए एक जगह से दूसरे जगह जाती है, उस प्रकार के तरंगों को भू तरंगे कहते हैं। पूछेगा आपसे व्योम तरंगे किसे कहते हैं, तो कहिएगा तरंग संचरण में ऐसा तरंग जो कि आयन मंडल से, जैसे ये आयन मंडल है तो इधर से जाएगा और वापस टकरा कर नीचे आएगा, जो कि आयन मंडल से परावर्तित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, उसे कहते हैं व्योम तरंगे। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आकाशीय तरंगे। तो तरंग संचरण में गमन करने वाले ऐसे तरंग जो कि उपग्रह से होते हुए यानी उपग्रह से परावर्तित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आकाशीय तरंगे। तीनों इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा।
उसके बाद आगे थोड़ा सा एक टॉपिक है विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं और किसी चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। आप पूछेगा विद्युत क्षेत्र और विभव में क्या संबंध है, या फिर यहीं से एक क्वेश्चन पूछ सकता है विभव प्रवणता क्या है। विभव प्रवणता क्या है, तो दोनों का मतलब एक क्या है बउआ। यहाँ पर ही पूछ रहा है E बराबर माइनस dV/dr कितना होगा। तो हम जानते हैं कि जो dW है यानी कार्य जो होता है वो आवेश गुना क्या होता है, विभव। वापस से हम ये भी जानते हैं कि कार्य जो होता है वो माइनस बल और क्या होता है, दूरी। तो इस दोनों को अगर आप मिलाएंगे, इक्वेशन 1 और 2 करेंगे तो Q dV बराबर हो जाएगा माइनस F और कौन सी dr। तो माइनस को क्या करते हैं कि Q को उधर भेज लेते हैं और तो ये हो जाएगा dV बटे कौन सी dr और ये हो जाएगा माइनस F बटे Q। F बटे Q को हम लोग कहते हैं E। तो माइनस E अब बराबर ये हो जाएगा कौन सी dV बटा dr। ओ सॉरी, देख लीजिए अब आ रहा है समझ में। ये हो जाता है, इसी को उल्टा के लिखिएगा तो क्या हो जाएगा E बराबर माइनस dV/dr। तो आपसे पूछे विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध बताइए या फिर विभव प्रवणता, तो दोनों में ही सेम आंसर करना है, लिख देना है कि ये दोनों इस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं। अब आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। वहीं आवर्धन क्षमता क्या होता है, प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण एवं वस्तु के द्वारा नेत्र पर बने कोण के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता। आवेश का संरक्षण क्या है, आवेश का ना तो निर्माण संभव है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आप पूछेगा फोटो सेल और सोलर सेल, या फिर या कर लीजिए दोनों लगभग सेम ही है। तो ये ऐसे सेल होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से क्या बनाते हैं, विद्युत धारा, है कि नहीं। और ये फोटो सेल जो होते हैं वो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो कहेंगे ऐसा सेल जो सूर्य के प्रकाश से या फिर जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं उसे ही क्या कहते हैं, फोटो सेल या सोलर सेल कहते हैं। अंतर कहेगा तो देखिए एक्चुअली है दोनों एक के, लेकिन अंतर अगर पूछ दिया तो अलग अलग इस प्रकार दे सकते हैं। अब है कौन सी, अर्धचालक। अर्धचालक तो हम आपको डिटेल में बताएं। पोलराइड क्या होता है, अरे अध्रुवित प्रकाश को जो ध्रुवित प्रकाश में बदलता है उसी उपकरण को कहते हैं पोलराइड। तो पोलराइड एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, अध्रुवित को ध्रुवित में बदलता है, जैसे ये कैमरा में पाया जाता है। अब वर्तनांक क्या होता है भाई, शून्य में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात उस माध्यम का क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। या फिर जो परिभाषा अभी हम दिए उस माध्यम का ये निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। वहीं किन्हीं दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को हम लोग कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। तो दोनों अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं तो थोड़ा सा पूछता है कि भाई क्रांतिक कोण क्या है। तो क्रांतिक कोण का पहले हम लोग शर्त देख लेते हैं। जब प्रकाश क्या करेगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। तो पहला शर्त क्या हो गया कि प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। दूसरा शर्त कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री बनेगा। तो ये दोनों अगर शर्त लागू हो रहा है तो वैसी स्थिति में जो आपतन कोण आई होता है उसी को कहते हैं क्रांतिक कोण। यानी जब प्रकाश सघन से विरल में जाए और अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो तो उस स्थिति में आपतन कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। अब स्नेल के नियम से आप क्या जानते हैं, स्नेल के नियम से, तो भाई स्नेल के नियम से आप जानते हैं कि जो μ1 है, यहाँ देखिएगा μ1 और यहाँ तो ऊपर ऊपर होता है तो μ1 गुना साइन आर और μ2 गुना कौन चीज़, μ2 गुना साइन आई। तो μ1 गुना साइन आर, μ2 गुना साइन आई। μ1 को माने हैं 1 क्योंकि विरल को अक्सर हम लोग 1 मानते हैं, सघन को अक्सर हम लोग μ मानते हैं। तो यहाँ 1 गुना क्या हो गया साइन 90 और ये μ गुना हो गया साइन आई सी, क्योंकि आई और आई सी दोनों क्या है, बराबर है। तो ऐसी स्थिति में हमारा एक फार्मूला निकलता है जो कि इम्पोर्टेंट है। अगेन ये पूछा जाता है कि भाई μ बराबर क्या होता है, तो 1 बटा साइन आई सी। एक और देखिएगा ध्रुवन कोण के लिए μ बराबर होता है 10 आई पी। ये चीज़ बताने वाले जो वैज्ञानिक थे
देखिए इनका भी हम आपको बताते हैं। ये थे बूस्टर वैज्ञानिक, यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन था तो बता रहे हैं। बूस्टर के नियम के अनुसार जो ध्रुवन कोण की स्पर्श जो है यानी tan थीटा होती है वो अपवर्तनांक के बराबर होती है। तो म्यू बराबर क्या आ गया, 10 IP। तो कभी कभी दोनों में संबंध भी पूछा जाता है। अच्छा बूस्टर के नियम को और देखिएगा, ये ध्रुवन कोण क्या होता है, तो जब आपतन कोण, वही आपतन कोण कि जब अध्रुवित प्रकाश को दिए तो परावर्तित प्रकाश अगर क्या हो गया, ध्रुवित, तो उस समय जो आपतन कोण होता है, देखिए आपतन कोण का वह मान जिसके लिए परावर्तित प्रकाश ध्रुवित हो उसे ध्रुवन कोण कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में क्या करना है, रखना है। चलिए तो ये बात, और ये ध्रुवन कोण के लिए tan थीटा का मान जो होता है अपवर्तनांक के बराबर होता है, ये बूस्टर ने कहा, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब आपसे पूछेगा ध्रुवन कोण और इसमें क्या संबंध है, तो म्यू बराबर करके तो इधर से क्या लिख लीजिएगा, 10 IP बराबर लिख लीजिएगा 1/sin IC। एक ये संबंध है। दूसरा संबंध है कि IP और IC दोनों का योगफल जो होता है 90 डिग्री होता है। ये दोनों बात आप याद रखिएगा। उसके बाद बात करता है ट्रांसफार्मर में हानियों की, तो ये हम आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। उसके बाद है पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों का, तो ये भी हम आपको बता दिए हैं, नमन कोण, नति कोण, आभासी नमन कोण, आभासी नति कोण, फिगर के साथ देख लीजिएगा। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, आँखों की ऐसी क्षमता जब वो किसी वस्तु को देखने में असमर्थ हो जाता है या फिर जो है धुंधली दिखाई देती है, कोई वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, तो इसी गुण को हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष। मुख्य रूप से ये 4 प्रकार की होती है। जब निकट की वस्तुएं दिखाई देती है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जब दूर की वस्तुएं दिखाई देती है तो दूर दृष्टि दोष। जब बुढ़ापा हो जाए यानी उम्र बीत जाए और निकट या दूर कोनों नहीं दिखाई दे तो उसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। और जब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइन एक साथ दे तो कोई एक दिखाई दे तो उसे क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। इसका इलाज जो है वो अवतल लेंस से होता है। इसका दूर का इलाज जो है वो उत्तल लेंस से होता है। इसका जो है बाईफोकल लेंस से होता है, बाईफोकल लेंस से। और अबिंदुकता का इलाज जो है वो बेलनाकार लेंस से होता है। तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है। 2 नंबर में आएगा तो लिख दीजिएगा। मान लीजिए 5 नंबर में आया तब, तो निकट और दूर इसका फिगर भी बना दीजिएगा। अगर फिगर नहीं आता है तो देख लीजिए 10वां किताब से। अब संधारित्र क्षमता क्या होता है, संधारित्र क्षमता का मतलब होता है धारिता। तो आवेश और विभव के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, धारिता। या फिर किसी संधारित्र के द्वारा आवेश जमा करने की क्षमता को क्या कहते हैं, धारिता। ठीक है, तो एकदम आसान है। उसके बाद कौन सी है, विभव मापी। विभव मापी एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी सेल के विद्युत वाहक बल को मापने का काम करता है। साथ ही सेल के विद्युत वाहक बलों की तुलना अथवा सेल के जो अंतः प्रतिरोध होते हैं उसकी तुलना करने का भी काम करता है। तो जो हम बोल रहे हैं वो आप लिख लीजिएगा आराम से। कार्बन डेटिंग क्या है, तो कार्बन 14 की मदद से किसी जीवाश्म के आयु का पता लगाना कार्बन डेटिंग कहलाता है। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब है विभव प्रवणता क्या है, तो विभव प्रवणता हम आपको बता दिए हैं, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। इसको सिद्ध भी किए हैं, आप भी कर लीजिएगा। अब है AM और FM क्या है, यानी आयाम मॉडुलन और आवृत्ति मॉडुलन क्या है। एक्चुअली मॉडुलन क्या होता है कि देखिए हम कोई संदेश जो है प्रेषित्र से हम इसको जो है रिसीवर तक भेजना चाहते हैं, यानी प्राप्तकर्ता तक। तो हमारा जो वाहक तरंग हमारा जो सूचना तरंग होता है, सूचना तरंग जो होता है इसको भेज पाना संभव नहीं होता। तो सूचना तरंग को वाहक तरंग की मदद से भेजा जाता है। तो अगर वाहक तरंग की जो है आवृत्ति, इस घटना को हम लोग कहते हैं मॉडुलन। इस प्रकार भेजने की घटना को हम लोग मॉडुलन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यदि वाहक तरंग का सूचना तरंग के अनुसार हम लोग आयाम बदलते हैं तो इस घटना को आयाम मॉडुलन कहते हैं। यदि वाहक तरंग का सूचना तरंग के अनुसार आवृत्ति बदलते हैं तो इस घटना को आवृत्ति मॉडुलन कहते हैं। ये मॉडुलन इसीलिए किया जाता है ताकि हम अपने सूचना तरंग को जो है वाहक तरंग की मदद से प्रेषित्र से
प्रयोगकर्ता तक आसानी से भेज सकें। उसके बाद है द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो P बराबर Q अगुना कौन चीज़ 2L। ये वाला हम समझा दिए हैं ऑलरेडी, तो उसको देख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है ना। अब है अपशिष्ट चालक की ऊर्जा, तो चालक की ऊर्जा U बराबर कौन सी होता है, हाफ CV²। अब ये कैसे होता है थोड़ा देख लीजिए। देखिए dW बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है Q इंटू DV, यानी कि W बराबर Q भी, तो dW हो गया DV। और हम लोग साथ में देखिए तो यही जो क्या है कार्य है, इसी का अगर हम लोग समाकलन कर दें तो इसी से हमें क्या मिल जाएगा, ऊर्जा। तो यही ऊर्जा हो गया U। अब इधर समाकलन करिएगा तो Q बराबर, अब जानते हैं कि C बराबर कौन सी होता है Q/V, तो Q बराबर क्या होगा CV। तो यहाँ पर हो जाएगा CV और DV, यही ना होगा। तो C कॉमन निकल जाएगा, V का जो समाकलन होता है वो होता है V²/2, तो आन गया U बराबर V²/2 यानी हाफ CV²। ऐसे करके आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर का। उसके बाद क्रांतिक कोण और ध्रुवन कोण में जो संबंध हम आपको बताए कि दोनों का योगफल कितना होता है 90 डिग्री, और साथ ही ये भी बताएं कि tan IB = 1/sin IC होता है। उसके बाद है स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है, तो भाई स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है, तो कोई भी जो वस्तु है मान लीजिए वो आवेशित हुआ, तो कौन धन आवेशित हुआ कौन ऋण आवेशित हुआ, इस चीज़ की जानकारी लेना ही, यानी आवेशित वस्तु के आवेश का अध्ययन करना ही स्थिर वैद्युत परीक्षण कहलाता है। अब रेडियोधर्मी क्या है, ये तो हम आपको बता रखे हैं कि कोई कोई ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे अल्फ़ा बीटा और गामा कण हमेशा निकलते रहते हैं, तब तक निकलते हैं जब तक कि वो लेड यानी शीशा ना बन जाए, इसी घटना को रेडियोधर्मी कहते हैं। उसके बाद है सूक्ष्म तरंगे और लेजर तरंगे, ये दोनों का गुण एक के समान है, दोनों ही एक वर्णी है। देखिए दोनों ही एक रंगी या एक वर्णी होते हैं, दोनों ही समांतर स्वभाव, यानी कि दोनों ही किरणों के जो दोनों ही तरंग जो हैं वो क्या होते हैं, समांतर गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी इसके जो तरंग हैं आपस में क्या होते हैं, समांतर। दोनों की जो तीव्रता है वो क्या होती है, उच्च होती है, दोनों अत्यधिक चमकीले होते हैं, और दोनों समान फेज, फेज माने की होता है कला, दोनों समान कला में क्या करते हैं, चलते हैं। तो ये दोनों के ही गुण हैं, याद कर लीजिएगा। उसके बाद है आवेश का गुण, तो आवेश संरक्षित होता है, एक है आवेश क्वांटमीकृत होता है जिसका फार्मूला होता है Q/Ne, यानी दुनिया में कहीं भी उत्पन्न आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा, यानी n बराबर 1 2 3 4 ही हो सकता है, n बराबर 1.2 और नहीं हो सकता है, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत आता है। उसके बाद है व्यतिकरण और ध्रुवन में अंतर, तो व्यतिकरण होता है जैसे मान लीजिए क्या है, यह एक तरंग है, एक तरंग यह है, तो ये दोनों मिलेगा तो कुछ इस तरह का बनेगा, है कि नहीं, तो ये हो गया अर्ध्यारोपण, तरंग का मिलना हो गया अर्ध्यारोपण। अब मान लीजिए एक तरंग ई है और एक तरंग ई है, तो ये मिलेगा, जाहिर सी बात है घट जाएगा। तो जब दो तरंगें आपस में मिलती है तो कभी कभी तीव्रता बढ़ जाती है, कभी कभी तीव्रता घट जाती है, इसी घटना को हम लोग कहते हैं व्यतिकरण। तो तरंग का अर्ध्यारोपण पर आधारित होता है कौन चीज़, व्यतिकरण। और ध्रुवन तो हम आपको बताएं अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलना, यानी उसका दो दिशा रहता है अध्रुवित का, तो उसका एक कोई फिक्स दिशा करना। तो तरंग का दिशा सीमित करता है ध्रुवन द्वारा, और तरंग को अध्यारोपित करता है व्यतिकरण द्वारा। ये जो होता है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों में देखने को मिलेगी, और ये जो है केवल किस में देखने को मिलेगी, अनुप्रस्थ में। बाकी बूस्टर का नियम हम आपको बता ही दिए हैं। तो आपका ये जो है आपका शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप फिजिक्स में पूर्ण रूपेण क्लियर है, जितना हम बता दिए हैं कोशिश करिए वो सब याद हो जाए। बाकी बउआ ऑब्जेक्टिव बहुत मायने रखता है, सब्जेक्टिव से भी ज़्यादा मायने रखता है बउआ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अच्छा से देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई नहीं आपको पीछा कर सकता है। बाकी अपने मेहनत पर और माता सरस्वती पर विश्वास रखिए। आज तो पूरा रात हम जगे रहे आप लोगों के लिए, और अब मेरा क्लास भी है, 10th का बच्चा आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। ये कामना करते हैं कि आपका जीवन शुभ हो और आप अच्छे से एग्ज़ाम दो। ऑल द बेस्ट।